Hello students, welcome back to our YouTube channel JRS Station. Hope you are doing well. So let's start our today's class that is about our research aptitude paper 1. So आज का जो हमारा टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट में उसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिविज्म क्या होता है एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है। तो ये टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग। ये जो थीसिस राइटिंग है ना, आपके रिसर्च के लिए आने वाले टाइम में अगर आप पीएचडी करते हो तो वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट ये देगा। तो प्लीज आप हमारी वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। तो आज का जो टॉपिक है आज हम शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस टॉपिक। सो इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे कि ये पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या मेन डिफरेंस होता है, कि क्या क्या ये अप्रोचेस हैं। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो जो पहला हमारा है कि पॉजिटिविज्म, इसका जो कंसेप्ट था वो किसने डिफाइन करा था? इसको डिफाइन करा था ऑगस्टे कॉम्टे ने इनको डिफाइन करने का काम किया था। अब ये मेन इसमें क्या है कि ये बिलीव करता है ऑब्जेक्टिव रियलिटी में, कि जो ये पॉजिटिविज्म है अप्रोच, जो फिलोसफिकल साइंस की एक ब्रांच है ये कहती है कि हम तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी में बिलीव करेंगे, हम सब्जेक्टिविटी में बिलीव नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव रियलिटी का मतलब क्या है कि हम एविडेंसेस पे, हम फैक्ट्स पे और लॉजिक पे ही विश्वास करेंगे। हम ऐसी चीजों में विश्वास नहीं करेंगे कि जिसको क्या करती है, किसी के फेवर करती है, किसी के पॉइंट्स को, किसी के थॉट्स को या फिर किसी के ओपिनियन को। हम यहाँ पर सब्जेक्टिविटी बायसनेस को यहाँ पर हम आने नहीं देते कि हम हमारे वर्ल्ड को जब अंडरस्टैंड करेंगे हम ऑब्जेक्टिविटी को ही हम फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें बोला गया कि साइंटिफिक मेथड टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, कि क्या कीजिए आप साइंटिफिक मेथड्स को यूज कीजिए किसी वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए। कि ये अप्रोच क्या कहती है कि हम क्या करें, कुछ साइंटिफिक लॉजिक कि जैसे हमारी न्यू टेक्निक्स हैं साइंस का हम यूज करें वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो नेक्स्ट इसने बोला कि इंपेरिकल एविडेंस, ये जो अप्रोच है वो बिलीव करती है इंपेरिकल एविडेंस में। ये इंपेरिकल एविडेंस जब आप रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट को करोगे तो आपको कहीं कहीं ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्ट ऑब्जर्व करके आपने एविडेंसेस को कलेक्ट करा है। कि इंपेरिकल मतलब आप डायरेक्टली जाकर ऑब्जर्व करते हो चीजों को, तो वहां से जब आप एविडेंसेस को कलेक्ट करते हो तो वही होता है इंपेरिकल एविडेंसेस। तो जो ये अप्रोच है उसमें ही बिलीव करती है। नेक्स्ट है रूल प्लस साइंस। ये अप्रोच कहती है कि हम तो रूल्स में भी काम करेंगे प्लस साइंस को ऐड कर देंगे, कि हम रूल्स प्लस साइंस की एक न्यू वे कि किसी चीज को जानेंगे हम एज अ साइंस को यूज कर। तो नेक्स्ट है हम करते हैं इसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च के मेथड्स का यूज करते हैं। तो ये मेन तो पॉइंट है कि हम जो पॉजिटिविज्म अप्रोच है वहां पर कौन से रिसर्च के मेथड का यूज करते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के मेथड्स हैं कुछ हमारे कि जहां पर हम डाटा को न्यूमेरिकली कलेक्ट करने का काम करते हैं, तो वहां हम क्वांटिटेटिव डाटा को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है यूज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब ये जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है या फिर यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आएगा, ये इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है इस चैनल पर। अगर आपको कोई भी डाउट है ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है, क्या क्या उसके टाइप्स होती हैं, कि जैसे क्लस्टर सैंपलिंग हम पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी के हैं या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी के हैं, तो यहाँ से आपको हर बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है तो आप प्लीज हमारी प्रीवियस वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है क्या। कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ऐसी सैंपलिंग है कि जिसमें हम डाटा को, जो भी यूनिट को हम सेलेक्ट करेंगे उसके सेलेक्ट होने के चांसेस इक्वल होते हैं। कि हमने जो भी सैंपल कलेक्ट करा, जो भी डाटा कलेक्ट करा, जो भी हम कलेक्ट करेंगे उसके आने के चांसेस इक्वल हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसको अनदर नेम से भी बोला जाता है रैंडम सैंपलिंग। अब ये कहती है कि साइंस कैन इम्प्रूव एवरीथिंग। ये जो अप्रोच है ना ये कहती है कि साइंस हर चीज को प्रूव कर सकती है। नो गॉड, कि गॉड नहीं प्रूव कर सकते, कि ये गॉड में बिलीव कम करते हैं, कि जो साइंस ही है इस दुनिया में जो हर चीज को प्रूव करने का काम कर सकती है। अब नेक्स्ट ये क्या थी, एक तरह की ट्रेडिशनल अप्रोच थी, कि हमारी ये पहले की अप्रोच थी, लेकिन कुछ अब हमारी नई अप्रोचेस भी आई हैं, कुछ मॉडर्न एंड न्यू अप्रोचेस भी हमारी अब इवोल्यूट होना शुरू हो चुकी हैं। तो ये थी पॉजिटिविज्म की अप्रोच जो आपको आई होप समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच। अब ये कहती है कि रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड,
कि जो हमारी रियलिटी है ना उसको हमारी सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है, ना तो उसको गॉड कंस्ट्रक्ट करता, ना उसको साइंस कंस्ट्रक्ट करती। कि जैसे जो भी हमारे ह्यूमंस हैं, ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं हमारी सोसाइटी में, उनके जो भी बिलीव्स हैं, उनकी परसेप्शन है, जो भी उनके ओपिनियंस हैं, उनकी थिंकिंग है, उनके अकॉर्डिंग ही हमारी रियलिटी कंस्ट्रक्ट होती है। ऐसा नहीं है कि साइंस कंस्ट्रक्ट कर रही है या गॉड कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब ये कहते हैं कि नो रूल्स नो साइंस, कि कोई रूल नहीं है ना ही कोई साइंस है, कि जो है ना हमारी सोसाइटी में है, जो भी हो रहा है, हमारे ह्यूमन की बिलीव्स हैं, कुछ उनकी वैल्यूज हैं, उनके अकॉर्डिंग ही काम होता है। अब ये कहती है कि बिलीव्स इन ह्यूमन परसेप्शन, कि जैसे जो ह्यूमन परसीव कर रहा है बाय ऑब्जर्विंग द सोसाइटी, कि उसके अकॉर्डिंग ही हमारी रियलिटी होगी। ऐसा नहीं कि हम साइंस कहेगी कि ये है रियलिटी, गॉड कहते हैं कि ये रियलिटी है, तो ऐसा नहीं है। इन्होंने मेन बात करी कि ह्यूमन परसेप्शन ही है जो रियलिटी को क्रिएट कर रही है, सोशली हमारी रियलिटी कंस्ट्रक्ट होती है। अब ये जो अप्रोच है वो बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के मेथड्स का यूज करती है, जबकि हमने पीछे पढ़ा था कि पॉजिटिविज्म जो अप्रोच है वो ओनली क्वांटिटेटिव मेथड्स का ही यूज करती है, जबकि ये दोनों मेथड्स का यूज करती है। अब है कि सब्जेक्टिव अप्रोच में बिलीव करती है। सब्जेक्टिव मतलब जो एविडेंसेस पे बिलीव नहीं करते, जो ना तो कोई फैक्ट पे ना ही लॉजिक पे बिलीव करते हैं, वो बिलीव करते हैं किसी के थॉट्स पर, किसी की फीलिंग्स पर, किसी की इमोशंस पर, कि हम क्या कर रहे हैं, एक पर्सन के फेवर कर रहे हैं थॉट को, उसके अकॉर्डिंग हम बायसनेस यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। नेक्स्ट है यूज नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब होता है कि जब भी हम यूनिट को सिलेक्ट करेंगे उसके अनइक्वल चांसेस होंगे उस यूनिट को सिलेक्ट करने के, या फिर किसी सैंपल को हम जो भी सिलेक्ट करते हैं, तो ये होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसको बायस्ड सैंपलिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब ये है कहती है कि फ्लेक्सिबल है। ये पॉजिटिविज्म अप्रोच थी ना वो थोड़ी फिक्स इन नेचर थी, कि उसने जो कह दिया बस वही होगा, कि हाँ ये कहती है कि साइंस है, सब साइंस करती है, साइंस ही प्रूव करती है हर चीज को, तो इसने बोला कि फिक्स्ड है और कोई ऐसा नहीं कर सकता और कोई चीज इसको प्रूव नहीं कर सकती। लेकिन ये थोड़ी फ्लेक्सिबल थी, कहती है कि नहीं कुछ चीजें हमारी चेंज हो सकते हैं, जब भी हमारा एनवायरनमेंट चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग हम भी चेंजेस कर सकते हैं, तो ये थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी को इंश्योर करती है। नेक्स्ट है प्रूव एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। इसने बोला कि साइंस तो हर चीज को प्रूव कर सकती है, लेकिन इसने बोला कि नहीं, कि हम क्या कर सकते हैं, एनीथिंग को प्रूव कर सकते हैं बट नॉट एवरीथिंग, कि हर चीज को नहीं कर सकते हम, कुछ चीजों को हम प्रूव करके दिखा सकते हैं, लेकिन एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल टू प्रूव। तो ये थी हमारी इस अप्रोच। अब ये क्या थी हमारी अप्रोच, मॉडर्न एंड न्यू अप्रोच थी, जबकि वो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच थी। तो आई होप कि आपको इनका डिफरेंसेस और इनका जो मीनिंग है, फीचर्स है, वो क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट हम करते हैं, अब हमारी ना कुछ थोड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इन टर्मिनोलॉजी से भी थोड़ा बताया जाए इनके बारे में कि ये क्या क्या होती हैं, इनके क्या क्या मीनिंग होती हैं। तो फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग से पहले हम इन टर्मिनोलॉजीज की ही बात करते हैं। तो इसमें फर्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है हमारी ओंटोलॉजी। अब ये ओंटोलॉजी क्या है, ये एक ब्रांच है फिलोसफी की जो स्टडी करते हैं नेचर ऑफ रियलिटी, एग्जिस्टेंस एंड इट्स बीइंग, कि हमारी जो रियलिटी है इस वर्ल्ड में उसका नेचर किस तरीके का है, किस तरीके से वो एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में और किस तरीके से वो प्रेजेंट है। तो यही हमारी बताती है ओंटोलॉजी की एक ब्रांच है ये फिलोसफी की, जो हमें बताएगी कि रियलिटी है जो हमारी उसका नेचर किस तरीके का है, किस वे में वो हमारी वर्ल्ड में प्रेजेंट है। अब ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी हमें बताती है कि व्हाट इज रियलिटी, कि हम इसमें पढ़ते हैं कि रियलिटी है क्या, कि रियलिटी होती किस तरीके की है, व्हाट इज इट्स नेचर, कि इसका नेचर किस तरीके का होता है, एंड व्हाट इज इट्स रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, कि रियलिटी है इस दुनिया में तो वो क्यों है, उसका क्या रीजन है कि वो इस दुनिया में प्रेजेंट ही क्यों है, जो रियलिटी है। तो उसके जो कुछ क्वेश्चंस के आंसर है वो हमें ओंटोलॉजी जो एक ब्रांच है फिलोसफी की वो ही प्रोवाइड करती है। तो ये ओंटोलॉजी का कि आपको समझ आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट हमारे आते हैं एपिस्टोमोलॉजी। अब ये एपिस्टोमोलॉजी भी आपको कई जगह आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा। तो पहले तो इस जो वर्ड को डिराइव करा गया है ग्रीक वर्ड से, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ये, जिसमें एपिस्टेमी का मतलब होता है नॉलेज एंड देन लोगोस। अब ये लोगोस का मतलब होता है स्टडी, की मतलब थ्योरी ऑफ नॉलेज या फिर स्टडी ऑफ नॉलेज, की नॉलेज को ही स्टडी करना ही होती है हमारी एपिस्टोमोलॉजी। अब इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ नोइंग द एग्जिस्टेंस, कि जो हमारी नॉलेज है अगर वो एग्जिस्ट करती है तो हम उसको ही जानने का काम यहाँ पर करते हैं, कि एग्जिस्ट क्यों कर रही है दुनिया में कुछ चीजें, कि नॉलेज है क्यों, उसकी स्टडी ही होती है एपिस्टोमोलॉजी। नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर करती है कि क्या व्हाट इज नॉलेज, कि नॉलेज है क्या,
यही हमें बताती है एपिस्टोमोलॉजी कि हाउ डू वी रीच नॉलेज, कि हम नॉलेज के पास रीच कैसे करेंगे, कैसे हम नॉलेज को एक्वायर करेंगे। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज, कि किस किस सोर्सेज से हम नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, कि हम अपनी खुद की परसेप्शन के थ्रू कर सकते हैं या फिर हम टेस्टिमनी के थ्रू, हम कुछ चीजों को टेस्ट करके कर रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू हम नॉलेज को कर सकते हैं उसको एक्वायर। तो ये हमें सोर्सेज भी बताती हैं। व्हाट इज ट्रूथ, कि सच्चाई क्या है, इस दुनिया में ट्रूथ क्या है। एंड हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज ट्रू, कि और हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज अगर ट्रू है तो वो क्यों है ट्रू। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर हमें प्रोवाइड करती है एपिस्टेमोलॉजी। तो कि हम ट्रूथ क्या है इस दुनिया में और उस ट्रूथ को हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं, हमारी जो नॉलेज है क्या नॉलेज है, कैसे हम नॉलेज को रीच कर सकते हैं, कैसे उसको एक्वायर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एपिस्टेमोलॉजी। नेक्स्ट करते हैं हमारा एक्सियोलॉजी। अब ये एक्सियोलॉजी क्या होती है, स्टडी वैल्यूज और एथिक्स। कि एक्सियोलॉजी में हम वैल्यूज की, एथिक्स की बात करते हैं कि क्या होते हैं एथिक्स, क्या होती है हमारी वैल्यूज। अब एथिक्स क्या होते हैं कि जो हमें बताएं व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, कि जो हमें ये बताते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, क्या चीजें हमें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, व्हाट इज जस्ट और व्हाट इज अनजस्ट, कि क्या दुनिया में न्याय है और क्या अन्याय है। तो इनके बारे में ही हमें बताती है ये एक्सियोलॉजी जो ब्रांच है। तो आपको इस एक्सियोलॉजी का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आती है थियोलॉजी। मैंने कुछ इजी वर्ड्स में ही डिफाइन किया हुआ है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके। तो फर्स्ट, अब ये थियोलॉजी क्या है, थियोलॉजी है कि बिलीव इन गॉड। ये जो थियोलॉजी है ब्रांच है, ये बिलीव करती है गॉड में और कहती है एक मेन बात की एवरीथिंग इज डन बाय द गॉड, कि जो दुनिया में कुछ भी चीज हो रही है, तो कुछ बन रही है, कुछ चाहे वो खत्म हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है किसी का, या फिर वो किसी की एक्सपायर हो रही है, कोई डेथ हो रही है, तो वो सारे काम हमारे गॉड करते हैं, कि मतलब एवरीथिंग इज डन बाय द गॉड। ये कहती है थियोलॉजी जो हमारी एक ब्रांच है। तो आई होप कि आपको ये कुछ टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं थीसिस के बारे में, कि जैसे हमने देखा था कि फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग से हर बार आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अब ये थीसिस राइटिंग के फॉर्मेट से पहले आपको थीसिस का मतलब पता होना चाहिए। अब ये थीसिस क्या होती है, थीसिस इज अ एकेडमिक रिसर्च डॉक्यूमेंट, कि क्या होती है, एक तरह की एकेडमिक रिसर्च डॉक्यूमेंट होता है, कि जब हम रिसर्च करेंगे हमारी मास्टर्स में या फिर हमारी पीएचडी में, तो हमें एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जब हमारी डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है एक, कि जो हमारी डिग्री अगर हमें चाहिए तो हमें थीसिस बनानी पड़ती है एक पर्टिकुलर टॉपिक पर। तो ये प्रेजेंट करती है एक डिटेल्ड स्टडी ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, कि हम कोई स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर चल रहे थे, हमारी जो भी रिसर्च थी तो उसके ऊपर हमने एक डिटेल में स्टडी करी, या फिर रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर हम स्टडी कर रहे थे, तो उसी को ये बताती है थीसिस, की एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करी है हमने अपने टॉपिक्स की, तो होती है थीसिस। अब ये थीसिस को सबमिट करना पार्ट होता है एज अ डिग्री रिक्वायरमेंट एट मास्टर्स और डॉक्टरेट लेवल। जब भी हम अपनी मास्टर्स करते हैं या हमारे पीएचडी करते हैं, तो वहां पर हमें अपनी डिग्री को एक्वायर करने के लिए इस थीसिस को सबमिट करना जरूरी होता है। तो आई होप कि थीसिस का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेट क्या है थीसिस राइटिंग का। तो कुछ हमारे हम फॉर्मेट जो है हमारे स्टेप वाइज स्टेप उनको डिस्क्राइब करा गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले ये स्टेप कर दे, कि पहले आप इन चीजों को मेंशन करें एंड देन बाद में आप उन चीजों को मेंशन करें, ऐसा नहीं है। एक स्टेप बाय स्टेप ही आप अपनी थीसिस में उसको फॉर्मेट करोगे, उसको बनाओगे। तो जो पहला स्टेप है वो आप पहले ही रखोगे। ऐसा नहीं है कि आप टाइटल पे से पहले आप एक्नॉलेजमेंट पे आ जाओगे, आप टेबल ऑफ कंटेंट पे आ जाओगे। ऐसा नहीं करना आपको, कि पहले कुछ प्रीलिमिनरी पेजेस होते हैं जो आपको अपनी थीसिस में इनको अटैच करना पड़ता है। तो फर्स्ट हमारे प्रीलिमिनरी पेजेस में आते हैं टाइटल पेज। अब ये टाइटल पेज क्या है, कि हमारी जो स्टडी थी, हम जिस भी रिसर्च प्रॉब्लम को ऊपर स्टडी कर रहे थे उसका टाइटल क्या था। अब इसमें मेन बात है कि जो भी टाइटल डिसाइड करेंगे वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोई भी अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे टाइटल से कि रिसर्च किस पे हुई होगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए कि नेम ऑफ ऑथर, कौन से पर्सन उसको कर रहे थे, किस पर्सन ने उस रिसर्च को करा था, सुपरवाइजर कौन थे, आपके गाइड कौन थे, इंस्टीट्यूशन का क्या नाम था और ईयर ऑफ सबमिशन क्या था, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट। अब ये सर्टिफिकेट क्या होता है, एक तरह का एविडेंस होता है थीसिस की ओरिजिनलिटी का, कि हाँ हमने असल में थीसिस बनाई थी, उसके ऊपर प्रॉपर साइन भी किए गए थे और वो ओरिजिनल थीसिस थी। ऐसे नहीं कि हमने जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया किसी की थीसिस को। अब ये कौन देता है सर्टिफिकेट, ये देते हैं हमारे गाइड या हमारे जो भी सुपरवाइजर होते हैं हमारी पीएचडी में हमारे साथ।
नेक्स्ट आता है एक्नॉलेजमेंट। अब ये एक्नॉलेजमेंट क्या है कि रिसर्चर का एक तरीके से ग्रेटिट्यूड होता है, थैंकफुल होता है कि उन पर्संस के लिए जिसने भी क्या किया था, उसको ड्यूरिंग द रिसर्च उसकी हेल्प करने का काम करा था, तो उनको भी वो क्या करता है, एक्नॉलेज करता है, उनको भी वो थैंक्स एज अ ग्रेटिट्यूड उनको व्यक्त करता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट होती है समरी, हम इसे बोलते हैं समरी ऑफ थीसिस, जिसको हमें 200 से 250 वर्ड्स में ही लिखना चाहिए, ज्यादा हम लंबी इसको नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ऐसे टोटल पेजेस जो काउंट होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है इसमें कि जो ये एब्स्ट्रैक्ट है हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि हमारी रिसर्च की प्रॉब्लम क्या थी, कि हम जब थीसिस बनाएंगे तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाम का एक पॉइंट डालेंगे वहां पर, तो हम वहां पर बताते हैं कि हमारी रिसर्च प्रॉब्लम क्या थी, क्या क्या हमने रिसर्च के मेथड्स यूज करे थे, क्या क्वांटिटेटिव यूज करे थे या फिर क्वालिटेटिव यूज करे थे, की रिजल्ट्स क्या थे, या फिर हमारी जो रिसर्च है उसके कंक्लूजन्स क्या थे, तो उसमें हम बताएंगे एब्स्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट आता है टेबल ऑफ कंटेंट, कि हमने क्या क्या कंटेंट यूज करा, कि इंफॉर्मेशन अबाउट इंडेक्स नंबर, कि किस इंडेक्स नंबर पे हमने क्या डिफाइन करा है, चैप्टर्स कौन कौन से हैं, या फिर टाइटल्स या फिर पेज नंबर हमारे कितने हैं, तो टेबल ऑफ कंटेंट हमें यही बताता है। नेक्स्ट आता है लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स, कि इसमें हम बताते हैं कि हमने कुछ ग्राफ्स का यूज करा है या फिर फिगर्स का यूज करा है या कुछ पाई चार्ट्स का यूज करा है, कि हमने कोई टेबल यूज करी थी तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर बताते हैं। नेक्स्ट होती है हमारी यहाँ पर हम कि लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन, कि हमने कुछ शॉर्ट वर्ड्स को यूज करा था, ना कि उनको एक्सपेंड फॉर्म में उनको यूज करा था, तो हम कुछ एब्रीविएशन की भी लिस्ट बताते हैं कि हमने जो हमारी थीसिस है उनमें इन एब्रीविएशन को यूज करा है, कि जैसे हम इट ऑल का यूज करते हैं। अब इट ऑल का मतलब होता है एंड अदर्स, कि हम सारी चीजों को लिखने की बजाय हम इन छोटे शॉर्ट वर्ड्स का यूज कर देते हैं। जैसे हम ईटीसी को तो आपको पता है बिल्कुल, आप जानते हो उसको, कि हम एटसेट्रा पूरा लंबा लिखने के बजाय कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, तो एटसेट्रा होता है एंड सो ऑन, किसका मतलब है कि हम कोई चीज को एग्जांपल के रूप में लिख रहे हैं तो वैसे वैसे चल रही है, सो ऑन। तो ये था हमारे एब्रीविएशन की लिस्ट। नेक्स्ट आती है हमारी मेन बॉडी। अब हमने डिस्कस करा प्रीलिमिनरी कुछ हमारे पेजेस होते हैं जिसको हम डिफाइन करते हैं हमारी थीसिस के फॉर्मेट में। अब नेक्स्ट है मेन बॉडी। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में तो ये होगा कि इंट्रोडक्शन तो सबसे पहले आता है, ऐसा नहीं है, कुछ हमारे प्रीलिमिनरी पेजेस आते हैं, उसके बाद हमारी मेन बॉडी आएगी, तो उसमें फर्स्ट हमारा पार्ट होता है इंट्रोडक्शन। अब ये इंट्रोडक्शन क्या बताता है, हमारा टॉपिक क्या है उसको बारे में थोड़ा हमें इंट्रोड्यूस करता है, हमारा एम क्या था, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे रिसर्च को करने के। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर है ना, जो रिसर्च की जब हम प्रोसेस करते हैं उसमें ये सेकंड स्टेप आता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, इसको अच्छे से समझना चाहते हैं कि रिसर्च की प्रोसेस क्या होती है, उसका मीनिंग क्या होता है, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने इस चैनल पर अपलोड की हुई है। तो ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, जो ऑलरेडी प्रीवियस रिसर्च हो चुकी है आप उनको रीड करते हो यहाँ पर, कि आप उनके बारे में भी थोड़ा बताते हो कि हाँ ये रिसर्च टॉपिक पर ऑलरेडी हो चुकी है, तो हमने थोड़ा वहां से भी रीड करा था, तो हमने थोड़ा आइडिया लिया वहां से और हम अपने रिसर्च को कंटिन्यू हमने आगे किया था। कि अब हम क्या करते हैं कि अब आप बताइए कि आप कोई टॉपिक पे रिसर्च करते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि उस टॉपिक पर कभी भी रिसर्च ही नहीं की गई हो। हमारे आज की दुनिया में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हमेशा रिसर्च चलती रहती है। उसका कारण ये है कि किसी भी पर्सन ने चाहे कितनी ही रिसर्च की हो, उसमें ऑलवेज देयर इज सम शॉर्टकमिंग, कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग रह जाती है। कि जैसे हमारी एक रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट में कहावत होती है कि रिसर्च इज स्टार्ट विद द प्रॉब्लम एंड ऑल्सो एंड विद द प्रॉब्लम, कि चाहे हम कितना ही अच्छे से रिसर्च करें वो प्रॉब्लम से ही शुरू होगी और उसका एंड भी प्रॉब्लम के साथ होगा, कि मतलब कुछ ना कुछ वहां पर हमेशा कमियां रह जाएंगी। तो उन कमियों को ही हम बताते हैं कि जो प्रीवियस जो रिसर्च हुई थी ना, हमने उनको रीड करा तो वहां पर कुछ कमियां रह गई थी, हमने कुछ गैप्स को आइडेंटिफाई करा, जिस वजह से हमने सोचा कि इस टॉपिक पर हम रिसर्च करते हैं। तो यही होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कि ऑलरेडी जो प्रीवियस रिसर्च हो चुकी है हमने उनको रिव्यू करा और कुछ हमने वहां पर कमियां, कुछ गैप्स को आइडेंटिफाई करा और हमने आगे रिसर्च को कंटिन्यू करा। नेक्स्ट होती है रिसर्च की मेथोडोलॉजी, कि हमने कौन कौन से मेथड्स को यूज करा था जब हमने डाटा कलेक्ट करा, कौन से सैंपलिंग के मेथड को यूज करा था, तो यही हमें इस अपनी जो थीसिस है उसमें बताना होता है। नेक्स्ट होती है डाटा एनालिसिस। अब हम उसके बाद डाटा एनालाइज करते हैं कि हमने ये डाटा एनालाइज करा, इन चीजों को हमने इंटरप्रेट करा। नेक्स्ट होती है समरी एंड कंक्लूजन। अब हम अपनी समरी बनाते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और रिजल्ट को प्रेजेंट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारी रिकमेंडेशन,
ये कहाँ पर ज्यादा मेन यूज होती है, ये पॉइंट जो आता है कि जब हम किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो उनको हम रिकमेंड करेंगे कि हाँ सर मैम आपको आगे ऐसे करना चाहिए कि इसमें कुछ फर्दर रिसर्च की जा सकती है, या फिर हमने ऑलरेडी इस पर बिल्कुल डेप्थ में रिसर्च कर ली है, तो कुछ हम रिकमेंड भी करते हैं। नेक्स्ट है सजेशन फॉर फर्दर रिसर्च, कि अब हम इस टॉपिक को भी डालते हैं। ऐसा ये क्यों करते हैं, कोई भी रिसर्चर है, कोई स्कॉलर है, वो उसकी ऑनेस्टी को, इंटेग्रिटी को क्या करता है, शो करता है। क्या उसका एक वाइडर पर्सपेक्टिव कि हमने तो रिसर्च कर ली, ठीक है, हम जितना कर सकते थे हमने गैप्स को आइडेंटिफाई करा, हमने प्रॉब्लम को स्टडी करा, लेकिन अभी भी कुछ कमियां रह गई हैं, तो आप क्या कीजिए, इस प्रॉब्लम को और ज्यादा स्टडी की जा सकती है, तो हम सजेस्ट करते हैं फर्दर रिसर्च के लिए कि आप इस टॉपिक को और ज्यादा क्या कर सकते हैं, डेप्थ में स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक तरह के रिसर्च के वाइड पर्सपेक्टिव को भी शो करता है। करते हैं हमारी बिब्लियोग्राफी के बारे में, रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी। इसमें हम क्या क्या बताते हैं कि हमारे डिफरेंट जो फॉर्मेट स्टाइल होते हैं उसकी लिस्ट को अटैच करते हैं कि हमारा शिकागो स्टाइल को हमने यूज करा है या फिर अदर स्टाइल्स को यूज करा है। अब हमारे जो जो सोर्सेज हैं, जिस सोर्सेज से हमने डाटा को कलेक्ट करा था या फिर जिस सोर्सेज से हमने बुक्स को रीड करा था, उस सोर्सेज को हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है बैकग्राउंड रीडिंग। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि बैकग्राउंड में हमने कोई जो भी रिसर्च हुई थी, लिटरेचर का रिव्यू करा था, तो हम उनको भी यहाँ पर मेंशन करने का काम करते हैं कि जो ऑलरेडी रिसर्च थी हमने वहां से कुछ आइडियाज को एक्वायर करा था, तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम उन चीजों को भी यहाँ पर मेंशन करने का काम करें। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पर जो मेन हमारा आता है कि जहाँ से क्वेश्चंस को पूछा जाता है कि जो हमारे प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं रेफरेंसेस के पेजेस पर या फिर बिब्लियोग्राफी के जो भी पेजेस हैं। अभी प्लेगरिज्म क्या होता है, इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो इस चैनल पर अपलोड की हुई है कि प्लेगरिज्म का क्या मीनिंग है, क्या उसके टाइप्स होते हैं, उसकी लेवल्स हैं या फिर उसकी पनिशमेंट है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को जाकर चेक कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम प्लेगरिज्म की बात करें तो अगर हम किसी दूसरे का डाटा यूज करते हैं और खुद हम क्रेडिट ले लेते हैं तो यही होता है प्लेगरिज्म। तो अब हमारे कुछ प्लेगरिज्म के डिटेक्ट करने के सॉफ्टवेयर आते हैं, तो जब वो डिटेक्ट करते हैं हमारी थीसिस को, तो जो हमारा पेजेस होगा रेफरेंसेस का, उस पर ये सॉफ्टवेयर अप्लाई नहीं होते। नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरली जो रेफरेंसेस के पेजेस हैं हम उनको काउंट नहीं करते हैं, जो टोटल पेजेस होते हैं हमारे थीसिस के फॉर्मेट के। अब हमारे जो नेक्स्ट आते हैं अपेंडिसेस। अब ये जो अपेंडिसेस जो हमारा पार्ट है थीसिस राइटिंग में, ये ऑप्शनल होता है किसी भी रिसर्चर के लिए, उसको जरूरी नहीं है कि वो क्या करे, इसको अटैच करे अपनी थीसिस में। तो ये एक तरह का एडिशनल मटेरियल्स होते हैं कि कोई भी जो रिसर्चर था उसने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करे थे तो उनको वो क्या कर देता है, इसमें अटैच कर देता है क्वेश्चनायर्स को। नेक्स्ट है इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट, कि किसी भी पर्सन का आपने इंटरव्यू लिया था तो उसको आपने नोट डाउन किया था ट्रांसक्रिप्ट की फॉर्म में, तो उसको भी आप कई बार क्या कर देते हो, अटैच कर देते हो, ताकि क्या कर सके आप डीप में किसी भी पर्सन को अगर किसी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो वो इस थीसिस में जाकर एडिशनल जो हमारे पेपर्स हैं उनको भी रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये जनरली इसको भी हम काउंट नहीं करते हैं जो हमारे टोटल पेजेस होते हैं एक रिसर्च की जो थीसिस है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसके भी हम और ना ही इसके पेजेस को काउंट करते हैं टोटल पेजेस में। कई बार आपसे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। सो थैंक यू गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक था आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है हमारी क्लासेस से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट को पूछ सकते हैं। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।